हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आज यानी 1 जुलाई से देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो गए। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उन्हीं आपराधिक कानूनों को डिस्कस करेंगे और उनके क्या विभिन्न पहलू हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी लगभग 15 मिनट की रहेगी, लेकिन 15 मिनट में हम केवल जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन कानून को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जहां ओरिजिनल पीडीएफ जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है उसकी मिल जाएगी। वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, न्यू क्रिमिनल लॉज इनेक्टेड फ्रॉम टुडे, ऑल यू नीड टू नो अबाउट देम। ठीक है, तो ये हमारी खबर है कि आज से वो इनेक्टेड हो गए, आज से वो प्रभाव में आ गए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक रूपरेखा के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों, कि हम खबर ले क्यों रहे हैं। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी, ये हमारी महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी फिर आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब नए कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि हमारे पास पुराने कानून ऑलरेडी मौजूद थे। फिर अगला, नए कानूनों के बारे में क्या है, कैसे है, क्या नाम है, विशेषताएं क्या हैं उन कानूनों की। फिर नए प्रावधान कौन से शामिल किए गए हैं इस बार, क्या खास है। और फिर एक अंत में प्रश्न जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं चर्चा में क्यों। तो जैसा आप देख सकते हैं कि देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इन 3 कानूनों का नाम है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए। ठीक है, तो ये 3 कानून हैं, यहाँ पर नाम है इनके, आप देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि भारत में 1835 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इनकी सिफारिश पर हमारे यहाँ आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 बनाई गई। इसके बाद अन्य 2 कानून बनाए गए, एक आपराधिक दंड संहिता और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये तीनों जो कानून थे आपराधिक कानून, उनकी सिफारिश की लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले के कानून, हम आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के 77 वर्ष बाद आज तक, यानी कि आज को छोड़ दें कल तक, भारत में जो औपनिवेशिक कानून थे अभी तक लागू थे। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, उन्होंने जो कानून बनाए वो भारतीय समाज पर अभी तक लागू थे। तो उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का प्रयास, एक प्रयास के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो औपनिवेशिक प्रभाव को दूर करने का प्रयास पहला हमारा पॉइंट है कि पहली आवश्यकता यही है। कुछ विशेषज्ञ मान रहे थे कि भारत में अभी भी औपनिवेशिक जो शासन था उसकी कुछ जड़ मौजूद है। दूसरा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को शामिल करना। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न निर्णयों में या तो जो आईपीसी या सीआरपीसी के प्रावधान हैं उनमें कुछ संशोधन किया या फिर उनको हटा दिया, लेकिन अभी भी वो मूल कानून में मौजूद थे। इसलिए उसको अपडेट करने के लिए कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी या फिर एक नए कानून की आवश्यकता थी। जैसे कि इसमें एक प्रावधान हम देख सकते हैं, आईपीसी की धारा 373 जो अप्राकृतिक यौन संबंध हैं उनको दंडित करने का प्रावधान करती है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रावधानों को अपडेट करने की आवश्यकता थी, इसीलिए नए कानून बनाए गए। तीसरा था कि भारत के संदर्भ में आपको पता होगा कि लेट लतीफ़ी एक बड़ा मुद्दा है। कोर्ट में अगर कोई केस दर्ज हो जाता है तो वो सालों साल चलता है, कुछ केसों में तो वो केस 20 से 25 साल भी खिंच जाता है। तो ऐसे में समय पर और सुगम तरीके से न्याय दिलाना इसका एक उद्देश्य बन जाता है, या उसकी आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने आवश्यकता देख ली, अब नए कानून को देख लेते हैं। तो जैसा हमने 3 कानूनों के नाम डिस्कस किए अभी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 3 कानूनों को रिप्लेस किया
तो भारतीय दंड संहिता की जगह आया भारतीय न्याय संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम वही है, बस इसका वर्ष 2023 चेंज हुआ और ये भारतीय संदर्भ में लागू हुआ। ठीक है, अब बात करें तो 20 दिसंबर को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा इन 3 कानूनों का। तो 20 दिसंबर को इसको लोकसभा ने पारित किया। 21 दिसंबर, ये 2023 की हम बात कर रहे हैं, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने पारित किया और 25 दिसंबर को इन कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये कानून बन गए। फिर इसके बाद क्योंकि ये कानून भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, इसीलिए भारतीय सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए और नए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसलिए भारत सरकार ने 24 फरवरी को ये घोषित किया कि 1 जुलाई को ये कानून लागू हो जाएंगे। तो 1 जुलाई आज है और ये कानून लागू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। तो भारतीय न्याय संहिता में क्या है कि जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी उसमें 511 प्रावधान थे, यहाँ आप देख पा रहे हैं 511 प्रावधान, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 356 प्रावधान है, यानी कि जो प्रावधान थे टोटल उनको कम किया गया है। अब कुछ संशोधित धाराएं हैं, 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, नई धाराएं जोड़ी गई हैं 8 और जो 22 धाराएं थी वो निरस्त कर दी गई हैं। ठीक है, निरस्त करने में जैसे हमने भी एग्जाम्पल देखा 377 धारा 377। ठीक है, आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो थी उसमें 484 प्रावधान थे या फिर धाराएं थी, और जो नई हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 533 धाराएं हैं। 160 धाराएं संशोधित की गई हैं, 9 धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराएं हटाई गई हैं। ठीक है, आगे देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो पुराना वाला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें 167 धाराएं थी, जबकि नए वाले में 170 धाराएं हैं। तो इसमें संशोधन किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है, जबकि 5 को निरस्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप इन इमेज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए कानूनों की कुछ विशेषताएं। तो क्या क्या उनकी विशेष बातें हैं। तो एक सबसे प्रमुख जो विशेषता है, विशेषता कहें या उनका मूलभूत गुण कहें, जो मैकाले की दंड संहिता थी वो दंड पर फोकस करती थी, जबकि हमारे भारत की जो न्याय संहिता है वो न्याय पर फोकस करती है, यानी कि दंड पर नहीं, न्याय पर इस संहिता का फोकस है। अगला एक और विशेषता है डिजिटलीकरण, यानी कि अब हमारी जो पूरी न्याय व्यवस्था है, पूरी प्रणाली है, वो डिजिटलीकृत हो जाएगी, उसका डिजिटलीकरण होगा। और 2027 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक सभी कोर्टों को डिजिटलीकृत करना, यानी कि सबका डिजिटलीकरण करना। डिजिटलीकरण करने से जितने भी काम है उनमें आसानी होगी और फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जो आवश्यकता है उस पर रोक लगेगी, तो उसमें समय भी बचेगा और केस की भी जल्दी सुनवाई होगी। फिर एक कंसेप्ट है 0 FIR, यहाँ मोबाइल से मैं कहीं भी किसी भी जगह हुए अपराध की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकता हूँ। फिर उस पर 15 दिन के अंदर जो संबंधित थाना होगा वहाँ वो शिकायत फॉरवर्ड की जाएगी और मुझे उसका अपडेट भी दिया जाएगा। अगला है फॉरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल। भारतीय न्याय प्रणाली में जो केस हैं उनको जल्दी से निपटारा करने के लिए और उन पे जो रेशियो है उनके सिद्धि दर उसको बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पहले बहुत कम होता था। ठीक है, अगला मोबाइल FSL की सुविधा। FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी जो एक गाड़ी में मौजूद होगी, जो त्वरित जो घटना स्थल है वहां जाकर जांच पड़ताल करेगी और फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करेगी। फिर अगला है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग से आशय है कि जो भी पीड़िता है, कोई भी अगर पीड़ित है वो अपना बयान दर्ज करा रहा है तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना। जैसे रेप पीड़िता की जो रिकॉर्डिंग है वो उसके अभिभावक या फिर उसके परिवारजन की मौजूदगी में पुलिस कराएगी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग।
जिसको कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ धाराओं को नई पहचान मिली है। अब वो धाराएं कौन कौन सी हैं, जैसे बहुत फेमस धाराएं हैं। एक आपको पता होगा राजद्रोह, हमारे यहाँ था आईपीसी की धारा 124 में इसका वर्णन था, जिसे मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था, क्योंकि राजद्रोह का मतलब होता है राजा के प्रति द्रोह। क्योंकि हमारे यहाँ तो राजा कोई है ही नहीं, अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, तो इसीलिए इस राष्ट्रद्रोह शब्द को देशद्रोह शब्द से जोड़ा, मतलब बदला गया, और इसकी धारा जो 124 पहले थी उसको 152 किया गया। ठीक है, फिर गैरकानूनी सभा अगर आप करते हैं 144, उसको धारा 189 किया गया। अगला, किसी की हत्या हो जाती थी तो धारा 302 लगती थी, लेकिन अब 101 लगेगी। जहां पहले हत्या के प्रयास में 307 लगती थी, वहां अब 109 लगेगी। दुष्कर्म के मामले में 376 बड़ी फेमस धारा थी, अब 376 ना होके वो धारा 63 हो गई। ठीक है, अगली, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करता था तो वो धारा 399 के तहत होता था, जो कि अब 356 के तहत दर्ज होगा। ठगी, ठगी को एक अलग पहचान मिली है, पहले 420 में शामिल था, लेकिन अब इसकी धारा अलग है 316, ये चोरी से अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नए प्रावधान क्या जोड़े गए इसमें। अगर इसकी एक विशेषता पे बात करें नए प्रावधान के रूप में, तो बच्चों और महिलाओं के लिए जो उनके खिलाफ अपराध होते हैं उन पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। महिलाओं के अपराध में आपने सुना होगा, एक होता है शादी का लालच देकर यौन उत्पीड़न करना या फिर यौन संबंध बनाना, उसको धोखाधड़ी के मामले में शामिल किया गया है, जिसकी धारा 69 है। ठीक है, अगला एक प्रावधान शामिल किया गया है मॉब लिंचिंग का, जो धारा 103 के तहत है। आईपीसी की धारा की हम बात कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग आपको पता है कि जब भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो ऐसे में मॉब लिंचिंग इस घटना को कहा जाता है। मॉब लिंचिंग के मामले में मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा संगठित अपराध और आतंकवाद को इसमें शामिल किया गया है और इसकी परिभाषा भी विस्तृत रूप से दी गई है। एक अन्य प्रावधान है स्नैचिंग। स्नैचिंग मतलब पहले स्नैचिंग चोरी में शामिल था, लेकिन इसको, जैसे हमने अभी ठगी की बात की कि ठगी, स्नैचिंग और चोरी सब एक ही में शामिल थे, लेकिन इनको विस्तार किया गया है। स्नैचिंग का मतलब है कि जब किसी कोई छीना झपटी करता है या फिर कोई त्वरित घटना करता है किसी के साथ, तो उसको स्नैचिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्नैचिंग हमने यहाँ देख लिया। हमने आज की इस पूरी वीडियो में एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। चलिए अब इसका अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है या कोई वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिंग, आइवर जेनिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।